Hello everybody, this is Lalit and we are going to start our classes of today. The topic of today is flow of execution of which obviously of function, and after that we are going to study about the arguments and parameters and passing parameters, and at last we will talk about the return statement. Okay, so earlier in the earlier lectures we have discussed about what is function. I have introduced you by function, in which I have already told you what is the header of a function and how we call a function or how do we invoke a function. So in the today's topic, first of all we are going to discuss about the flow of execution of a function call. That is, जब हम किसी फंक्शन को सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करते हैं, तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरह से हम फंक्शन के हेडर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं और इनसाइड दिस हेडर we define the body of the function, that is the coding which will be executed when we call this function. And how do we call this function? We call this function in this way, that is the name of function, this one sum, and these the parameters. जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको हम फिल करके यहाँ पे पास करके इसे कॉल करेंगे. देखिए आपके बुक में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को काफ़ी वाइडली इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसके लिए ये जो बुक के कुछ पेजेस हैं, इन पेजेस को आई विल अवेलेबल फॉर यू पीपल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इन पेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हो. अब फ्लो ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं. ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ इट इज़ रिटन हियर DEF यानी कि फंक्शन का, किसी एक फंक्शन का जिसका नेम है FUNC, इसको इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है. और ये जो आप दो डॉट्स देख रहे हो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई कोड होगा विच इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन हेयर. लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट है. ये रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम जो भी फ्रूट होता है, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट ये फंक्शन देता है, उसको हम बाकी के अपने मेन प्रोग्राम में इसको एक्सेस कर लेते हैं. इट इज़ रिटन हियर फंक्शन कॉल will send the control flow to the function definition, and here what is written here, last statement of the function definition will send the control back to where from the function was called. in a nutshell आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि यहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो मेन लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, हैश. अभी क्या हो गया, ये कमेंट हो गया. पाइथन में अगर हैश लगा हुआ है दैट इज़ अ कमेंट. उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, कल अच्छा आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में ये आपको बताया गया था कि जहाँ से भी मेन स्टेटमेंट शुरू होते हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे ये मेन इन्होंने शो कर रखा है. आफ्टर दिस यहाँ पे लिखा है FUNC दैट इज़ फंक्शन, और ब्लैंक छोड़ा हुआ है, पैरामीटर में कुछ पास नहीं किया है, नो आर्गुमेंट. ओके, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये फंक्शन डायरेक्ट अपने हेडर पे जाएगा. दैट इज़ ये हेडर, और हेडर में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, यानी कि फंक्शन की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे. उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट इसको मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न कर देगा. ठीक, तो ये वर्किंग होती है. इस एग्जीक्यूशन को, दैट इज़ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, पाइथन के फंक्शन के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरह से ये प्रोग्राम लेंगे, इस प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे. सी जस्ट अ मिनट. हाँ, एक बात आपको और बता दे रहा है इसमें, ये जो इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है, प्रोग्राम नंबर देख लो आप, यहाँ पे 3.1 लिखा हुआ है. ठीक है, ये प्रोग्राम है यहाँ से यहाँ तक का. ठीक, यस, तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे दैट इज़ फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस बुक में. कहाँ से कहाँ तक किया है वो आपको दिखा दे रहे हैं. इसका आउटपुट अभी आप नोट कर लीजिएगा. इसका आउटपुट क्या आ रहा है,
तो यहाँ से हम चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर ग्राफिकल इंटरफेस का यूज़ करके काफ़ी कुछ इन्होंने डायग्राम्स के थ्रू हेल्प किया है और उसके थ्रू इन्होंने बताया है कि किस तरह से इसका आउटपुट निकलेगा, लेकिन हम इसको यहीं पे डायरेक्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ से ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं ये। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अभी नेक्स्ट पेज नंबर देखो यहाँ पे 102 मेंशन कर रखा है। 102 के आगे यहाँ पे और फाइनली यहाँ आउटपुट आता है इनका, दैट इज सम इज इक्वल टू 10.0. ठीक है, दिस वन। अब इसको आप होल्ड करके रखिए अपनी मेमोरी में। अब हम चलते हैं वापस प्रीवियस पेज पे और वहाँ देखेंगे, सिर्फ वहीं पे देखेंगे कि किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं इन अ सिंपल वे। ओके, नाउ सी दिस लाइन। तो इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये हैश लगा हुआ, दैट इज कमेंट है। कमेंट में इन्होंने क्या लिख रखा है, दे आर मेंशनिंग प्रोग्राम add.py, यानी कि इसका नेम, इस प्रोग्राम का नेम इन्होंने क्या लिखा है प्रॉपर फाइल पे, add.py, टू ऐड 2 नंबर्स थ्रू अ फंक्शन। फंक्शन का यूज़ करके 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है, सिंपल। सी हियर DEF CALC सम, यानी कि कैलकुलेट सम, ये एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन नेम है और यहाँ पे x, y ये दोनों को पास करेंगे। s इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये इंटरनल स्टेटमेंट होगा इस फंक्शन में। ये फंक्शन यहाँ से लेके रिटर्न तक कंप्लीट होता है, ठीक है। दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ओके, नाउ सी। अच्छा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा अब यहाँ से, दिस वन, ये लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है num1। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटर फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले ये स्क्रीन पे आएगा, यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में, और वो फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद किस में साइन हो जाएगा, नम में। सपोज हमने वो नंबर ले लिया 3, तो वो हो जाएगा 3.0, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 आ रहा है, सेम है स्टेटमेंट, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे सपोज किया हमने नंबर ले लिया 7। ओके, नाउ सम, यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन ये यहाँ पे कॉल हुआ, ये नंबर 1 एंड नंबर 2 यहाँ पे पास हो रहे हैं फ्रॉम हेयर एंड हेयर। जैसे यहाँ पे ये नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज़ आएंगी, अब इस फंक्शन का, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे इस फंक्शन के हेडर पे आएगा इंटरप्रेटर, और यहाँ पे आने के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद 3 + 3, 7 यहाँ पे आएंगे x और y की वैल्यूज़, और x एंड y की वैल्यूज़ यहाँ पे आने के बाद ये जो स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से वो सम हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आएगी, और वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब वो वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। और 10 वैल्यू अब किस में असाइन हो गई, सम में असाइन हो जाएगी। सम में जब असाइन हो जाएगी तो ये आप देख रहे हो प्रिंट वाला स्टेटमेंट, ये एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये जो सम है, सम की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 10, लेकिन हमने इसको क्या लिया था, फ्लोट लिया था, तो 10.0, और यही आउटपुट आ रहा है आपके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो दैट वाज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम इन विच अ फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे इसी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हालांकि अब वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं रहे क्योंकि वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो ये लिंक मिलेगा, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इस PDF को, और इन पॉइंट्स को एक बार आप रीड कर सकते हो। सेम इसी तरह का एक प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, और सेम वर्किंग है इसकी, नथिंग इम्पॉर्टेंट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, एंड दिस टॉपिक इज आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। ऑल्दो वी हैव already discussed about arguments and parameter, but since here topic is
coming. So I am explaining in very nutshell one thing you people must know. एक चीज़ याद रखो अब के भूलना नहीं है, दो चीज़ें. पॉइंट नंबर 1 जो मैं अभी मेंशन करने जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 ये कि ये जो आप देख रहे हो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज़ नोन एज फंक्शन हेडर. ठीक है, फंक्शन हेडर में ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, इन्हीं की बात करने जा रहे हैं हम पैरामीटर में और आर्गुमेंट में. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने हाईलाइट किया, दिस वन एंड दिस वन. ये क्या है, ये इसके थ्रू हम किसी फंक्शन को इन्वोक करते हैं. सो दिस इज़ द मेथड बाय विच वी इन्वोक, या फिर बाय विच वी कैन कॉल द फंक्शन और बाय विच वी कैन एक्सेस द फंक्शन. ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, अब बिल्कुल भूलना नहीं है, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाओगे. अब हम चलते हैं नीचे. एक इस पेज पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, सी लुक एट हियर दिस पॉइंट, इट इज़ रिटन हियर आर्गुमेंट. देखो सिंपल समझ लो, आर्गुमेंट किसे कहते हैं. पाइथन रेफर्स टू द वैल्यू बीइंग पास्ड एज आर्गुमेंट. पाइथन रेफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास्ड एंड बीइंग पास्ड एज आर्गुमेंट, यानी कि चलो ये बताते हैं. और पैरामीटर क्या होता है, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर. जो वैल्यू पास की जा रही है वो आर्गुमेंट कहलाएगी. आई एम रिपीटिंग, जो वैल्यू पास की जा रही है वो आर्गुमेंट कहलाएगी, और जो वैल्यू रिसीव की जा रही है, द वैल्यू बीइंग रिसीव्ड, वो पैरामीटर कहलाएगी. ठीक है, तो ये हुआ आर्गुमेंट और ये हुआ पैरामीटर. अब इस लाइन के थ्रू आप बहुत इजीली समझोगे. सो यू कैन से दैट आर्गुमेंट्स अपीयर इन फंक्शन कॉल. मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. आर्गुमेंट अपीयर्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एंड पैरामीटर्स अपीयर्स इन फंक्शन हेडर. तो फंक्शन हेडर में जो अपीयर होता है, फंक्शन हेडर में जो अपीयर होता है उसे आप बोलोगे पैरामीटर. ठीक, तो ये देखिए, आर्गुमेंट अपीयर्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. ठीक है, आर्गुमेंट्स अपीयर्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट कहाँ है, ये रहा. फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में जो अपीयर हो रहा है उसे क्या बोलोगे, आर्गुमेंट. ठीक, और फंक्शन के हेडर में जो अपीयर हो रहा है, फंक्शन का हेडर ये रहा, फंक्शन के हेडर में जो अपीयर हो रहा है उसे क्या बोलोगे, पैरामीटर. दैट्स इट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग पैरामीटर्स. देखो अभी पढ़ लिया आपने कि पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है पासिंग पैरामीटर्स. पैरामीटर्स को भी पास कई तरह से किया जाता है. मेनली यहाँ पे 3 फॉर्म्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी हैं, जो 3 फॉर्म्स में हम पैरामीटर्स को पास करते हैं. नंबर 1 इज़ पोजिशनल आर्गुमेंट, नंबर 2 इज़ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, नंबर 3 इज़ कीवर्ड आर्गुमेंट, और वी कैन ऑल्सो से इट नेम्ड आर्गुमेंट. क्लियर है. नाउ सी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक आपने देखा होगा जो भी हमने फंक्शन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, तो फंक्शन के हेडर में हमने जितने भी पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच वर यूज्ड इन फंक्शन हेडर, द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हैज़ बीन पास्ड व्हेन वी हैव कॉल्ड दैट फंक्शन. यानी कि किसी फंक्शन के हेडर में हमने जितने भी पैरामीटर हम पास करते हैं, सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, जो कि हम उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं. तो इस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, इस पॉइंट पे डिपेंड होता है कि हमारे पास पाइथन में कितने सपोर्ट्स हैं, पाइथन कितने टाइप्स के फॉर्मल आर्गुमेंट्स को या फिर पैरामीटर को. देखो पैरामीटर कहीं पे लिखा हो या फिर फॉर्मल आर्गुमेंट्स लिखा हो, ये दोनों सिनोनिम हैं. पैरामीटर को ही फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स. यानी कि पाइथन 3 तरह के फॉर्मल आर्गुमेंट्स को या पैरामीटर्स को सपोर्ट करती है. नंबर 1 इज़ पोजिशनल आर्गुमेंट. ठीक है,
तो हम सबसे पहले पोजिशनल आर्गूमेंट्स की स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ। पोजिशनल आर्गूमेंट में क्या होता है, दिस इज़ फंक्शन हेडर, ठीक है। और ये जो इन्होंने तीन तरह से यहाँ पे मेंशन किया है, दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन कॉल। इन तीन तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब आप देखो, इट इज़ रिटन हेयर थ्री वैल्यूज़ ऑल वेरिएबल पास्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो फंक्शन हेडर में ए बी सी ले रखा है। इन द सेम वे जब इसको कॉल कर रहे हैं चेक वाले फंक्शन को, तो भी एक्स वाई जेड इन्होंने थ्री वैल्यूज़ ले रखी हैं। दो दीज ऑल थ्री वैल्यूज़ आर टेकन एज अ वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर उसकी जगह पे उसकी प्लेस पे कोई वेरिएबल पुट कर सकते हो। ये प्रोग्राम में डिपेंड करता है, वो वेरिएबल जो भी वैल्यू कंटेन करता होगा वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी। नंबर 2 देखिए स्टेटमेंट, यहाँ पे थ्री वैल्यूज़ हैं और इन थ्री वैल्यूज़ में लिटरल भी है और वेरिएबल्स भी हैं। तो दिस वन नंबर 2 दैट इज़, ये एक लिटरल है और बाकी ये x और y जो है ये दो वेरिएबल पास कर रहे हैं। और थर्ड वाले जो एग्जांपल है इसमें थ्री वैल्यूज़ हैं, तीन के तीनों लिटरल पास किए हुए हैं। अब आखिर इस टॉपिक में हो क्या रहा है, इस टॉपिक में ये सिर्फ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स में ये जो ए बी सी यानी कि इंटरनल पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं आर्गूमेंट्स, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये रेस्पेक्टिवली प्लेस के बेस पे फंक्शन हेडर में पास होती है। मीनिंग ये कि यहाँ पे ये जो x2 और 2 है, अगर इसको हम देखें तो ये इस a में पास होगा। ये जो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ y(x)5, ये किस में जाएगा, ये b में पास होगा। अलग अलग एग्जीक्यूशन पे, यानी कि जब फर्स्ट वाला जब ये एग्जीक्यूट होगा तो x विल बी रिप्लेस्ड on A, Y will be replaced on B, Z will be replaced with C, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों का मैं एक ही बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ Z, Y एंड नंबर 7। ये तीन के तीनों कहाँ पे रिप्लेस होंगे, 1 by 1 इस C के प्लेस पे, ठीक है। अब आप देखो यही थ्योरी यहाँ पे इन्होंने आपकी बुक में टाइप कर रखी है। A will get the value of X, फर्स्ट टाइम में देखो ये जो A है will get the value of x, b will get value of y, ये जो b है it will get the value of y and c will get the value of z, ये जो c है it will get the value of z, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है पास करने का आर्गूमेंट्स को, इट इज़ नोन एज पोजिशनल, यानी कि फंक्शन हेडर में जो भी हमने पैरामीटर्स दे रखे हैं उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जो भी उसकी पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आपने जितने ही पैरामीटर्स पास किए हैं, पैरामीटर उसमें मेंशन किए हैं, तो जब फंक्शन कॉल में आप वैल्यूज़ को जब उस फंक्शन के हेडर को आप एक्सेस करना चाहोगे तो आप जब कॉल करोगे और कॉलिंग के टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने चेक कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो जितने भी आप वैल्यूज़ मेंशन करोगे वो रेस्पेक्टिवली या फिर पोजीशन के बेस पे उन्हीं पैरामीटर्स की प्लेस पे, उनकी वैल्यू की प्लेस पे रिप्लेस होंगी और एक्सेस करेंगी। नाउ सी, इट इज़ रिटन ओवर हियर द आर्गूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पैरामीटर्स, ठीक है। यही हमने बोला कि सारे के सारे आर्गूमेंट्स के लिए हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप सपोज़ ऊपर हमने फंक्शन हेडर में थ्री पैरामीटर्स पास कर रखे हैं और आपने फंक्शन कॉल के टाइम पे केवल दो वेरिएबल्स की वैल्यू उसमें पास कर रहे हो तो ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट्स आर मैच्ड विद पैरामीटर्स, यानी कि ये वही बात हो गई कि उनके ऑर्डर वाइज या फिर पोजीशन वाइज उनको मैच करेगी, ठीक है। ऑन द होल पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स
must be equivalent to number of arguments which we are passing while function call. It is written over here a note: when a function call statement must match the number and order of arguments as defined in the function definition. This is called the positional argument matching. I think कि समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टूड है. नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम चलते हैं. दिस इज द गुड टॉपिक. द नेम इज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट. ठीक है, पहले इसमें जो थ्योरी लिखी है वो हम पढ़ते हैं. इट इज़ रिटन ओवर हेयर: व्हाट इफ we already know the value of a certain parameter, that is, in an interest calculating function we know that mostly the rate of interest is 10%, then there should be a provision to define this value as the default value. इन्होंने कहा कि अगर हम फंक्शन हेडर को डिफाइन करते समय ही हमें पता हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% का रहता है, तो क्यों ना हम उसकी वैल्यू को वहीं पे सेट कर दें. इट मीन्स कि हम ये करने जा रहे हैं कि पैरामीटर में ही एक वैल्यू फिक्स करने जा रहे हैं हम. ठीक. नाउ सी द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर ऑफ फंक्शन डेफिनेशन. तो क्या करेंगे उसे हम फंक्शन हेडर में फंक्शन की डेफिनेशन जब हम टाइप करते हैं तो इस तरह से उसको वहाँ पे मेंशन कर देंगे. सीधे एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. इट इज़ रिटन हियर DEF इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या है? ये नेम ऑफ द फंक्शन है. अब इसमें ये 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं: प्रिंसिपल, टाइम, रेट. ठीक, जस्ट अ मिनट, अब ध्यान से सुनना. प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी? डिफाइन कर दी और फिक्स कर दी हमने. ठीक. दिस इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर रेट. रेट क्या है? एक पैरामीटर है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी 0.10. अभी 0.10 इसलिए किया है क्योंकि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका परसेंटेज निकालने से बेटर है, डिवाइड बाई 100 करने से बेटर है कि फ्लोट में ही इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाए. ठीक है. अब आप यहाँ पे आ जाओ सीधे. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कौन सी कहानी चल रही है देखते हैं. इस कोडिंग के बाद हम देखते हैं. लिखा है SIINT. भाई ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का वर्क क्या होगा? इस फंक्शन का वर्क यही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे हम इसके थ्रू. ठीक है, कॉमन सेंस की बात है. तो सिंपल इंटरेस्ट हमने एक वेरिएबल ये लिख दिया. आगे लिखा है इज इक्वल टू इंटरेस्ट. अब जैसे ही हमने लिखा इंटरेस्ट और उसके बाद पैरामीटर्स में ये पास किया, सॉरी आर्गुमेंट में जब ये पास किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखते हैं. इंटरेस्ट हमने, ये इंटरेस्ट क्या करेगा? ये रहा हमारा फंक्शन की डेफिनेशन. तो ये कॉल होगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन को हम कॉल कर रहे हैं. ये देखिए 5400 लिखा हुआ है. ये 5400 कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल वाले वेरिएबल में जाएगा, इसकी प्लेस पे एक्सचेंज हो जाएगा. नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट इज़ टाइम लिखा हुआ है. इट मीन्स 2 ईयर्स, ये टाइम वाले वेरिएबल में गया. अब थर्ड यहाँ पे कुछ है ही नहीं, थर्ड नहीं है. उसके बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थर्ड का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड हेयर. तो अब ये फंक्शन, इसकी जो इंटरनल वर्किंग होगी वो कैलकुलेट कर लेगा ईजिली PRT/100 को. ठीक है, अब 100 की ज़रूरत नहीं है, सिंपल PRT के थ्रू कैलकुलेट कर लेगा ये. तो ये चीज़ देख लिया आपने. नाउ व्हाट इफ़ वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द वैल्यू ऑफ रेट. हमने इसको पहले से ही कर दिया, डिफाइन कर दिया. और अगर किसी ने आर्गुमेंट पास किया, दिस वन, इस टाइप का अगर यूज़र आर्गुमेंट पास करता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दूसरी तरह से कॉल कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि अगर इस तरह से हम कॉल करते हैं तो ये 6100 यहाँ पे आएगा. ये जो 3 ईयर्स है वो यहाँ पे टाइम के साथ जाएगा. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.15. अब क्या होगा? ये न्यू वैल्यू है, पुरानी वाली वैल्यू पे ओवरराइट कर जाएगी. तो अब इस 0.10 की जगह पे क्या चला जाएगा? 0.15.
और अब इस न्यू वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? अ पैरामीटर हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये यहाँ पे आ गया नोट में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे था ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया। ये वाली वर्किंग भी आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन। ये देखिए यहाँ पे समथिंग इज रिटन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख रहे हैं? दे आर राइटिंग इन अ फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस, ध्यान से सुनना, unless all parameters appearing on its right have their default value। इसका मतलब ये है, ये सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पैरामीटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेगा इट विल बी ऑन द मोस्ट राइट प्लेस। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का वेरिएबल है ये राइट प्लेस है, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है वेरिएबल प्रिंसिपल ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रख सकता। वो इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि इसके राइट साइड में ये टाइम है, और ये टाइम जो है ये कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होल्ड नहीं करता, ठीक। तो प्रिंसिपल वाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ़िलहाल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये टाइम वाला वेरिएबल चाहे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होल्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड में जो रेट है उसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? डोंट वरी, अभी नेक्स्ट पेज पे यही सब क्लियर होने वाला है। ओके, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे इन्होंने कुछ लीगल और इलीगल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को प्रेजेंट किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिस वन लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि राइट साइड में जो पैरामीटर है उसी के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, किसी और के पास नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइन में ये सामने लिखा हुआ है इलीगल। क्यों लिखा हुआ है इलीगल? रीज़न भी दे रखा है, बिफोर रिक्वायर्ड पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बिफोर रिक्वायर्ड पैरामीटर, यानी कि ये जो है रेट पहले इसके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होना चाहिए था। सिंस राइट साइड वाली प्लेस पे यानी कि इसके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं है और ये इसको हमने असाइन कर रखा है, इसलिए ये इलीगल हुआ, ठीक है। इन द सेम वे सेम रीज़न इस वाली लाइन में भी है कि क्योंकि इलीगल है ये, और इसमें भी रीज़न वही है कि रेट के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए ये भी इलीगल है। नाउ सी दिस वन इज़ लीगल। क्यों? राइट साइड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ओके। राइट साइड के पास वाले में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बट ये इस पे नहीं है, कोई बात नहीं, दिस वन इज़ करेक्ट। नाउ सी all the parameters are having default value, that is also legal। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। इस प्रोग्राम को एक बार हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ रिटर्न। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिटर्न रहेगा, रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, ये एक फंक्शन हेडर है, ठीक है। और इस फंक्शन हेडर में देख लो आप, यहाँ पे प्रिंसिपल जो पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर में टाइम और रेट को इन्होंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बना रखा है, और यहाँ ये आपका नॉर्मल पैरामीटर है, ये है इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? रिटर्न में हमने डायरेक्ट यूज़ कर रखा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लाइन ये करती है कि प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेगी रेट से, उसको मल्टीप्लाई करेगी टाइम से, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे कमेंट के थ्रू इन्होंने बता रखा है मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से। जब भी आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खुद से करोगे तो हमेशा यहीं से करोगे। फाइंड आउट करना होगा आपको कि मेन स्टेटमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ सी, प्रिंट करने को कह रहे हैं फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमने फ्लोट लगाया हुआ है। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, सी एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, और ये यूज़र ने इनपुट किया, ठीक है।
उसके बाद अगेन एक मैसेज दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट विद डिफ़ॉल्ट ROI मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यूज़ इज़, तो ये सिंपल एज इट इज़ प्रिंट हुआ। इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, SI1 सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट टाइप से कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट फंक्शन का नेम अभी क्या करेगा, और इसमें पास हो रहा है PRIN, यानी कि वो वैल्यू जो अभी यहाँ से मिली थी, वो वैल्यू कौन सी थी, 6700। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। तो वो वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी। अब ये जो है इतना पोर्शन ये हो गया आपका फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल किया तो एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे हमारे पास वैल्यू मिल गई कौन सी, 6700। बाकी के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक का एग्जीक्यूशन हो चुका है। लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट RS, प्रिंट में RS एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेट होके जो वैल्यू आई है वो है 1340.0, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आएंगे, ROI इज इक्वल टू फ्लोट। अब यूज़र को मैसेज दे रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्जन करना है इसलिए लिखा हुआ है। इनपुट ले रहे हैं हम, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, देखिए एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ हमारा प्रिंट हुआ है। इसके बाद यूज़र ने इनपुट किया है नंबर 8, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया अब 8। तो हम यहाँ पे ज़रा मेंशन कर लेते हैं 8 ROI, क्लियर है। अब लिखा है टाइम, टाइम भी हम यूज़र से ले रहे हैं, एंटर टाइम इन ईयर्स। तो एंटर टाइम इन ईयर्स ये प्रिंट हुआ है स्क्रीन पे और यूज़र ने हमें मेंशन किया है 3, तो अब टाइम की जगह पे क्या आ गया 3, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट विद योर प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यूज़, ठीक है। तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो ये भी एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वाली लाइन आ रही है SI2 जैसे ही यहाँ पे हमने देखा इस वाली लाइन को, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रही है। अब अगेन यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन वापस फंक्शन के हेडर पे जाएगा यहाँ पे, और इस बार यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टाइम प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़र ने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट जो भी था वो प्रीवियसली जो भी स्टोर रहा है उसके बेस पे ये कैलकुलेशन करेगा, और ये कैलकुलेशन करने के बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा वैल्यूज़ को, कहाँ पे कर देगा, यहाँ पे, ठीक है। और वो वैल्यूज़ कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, SI2 में, और सिंपल यहाँ पे देखो प्रिंट करवा रहे हैं SI2 को। तो RS और SI2 में जो भी वेरिएबल वैल्यू स्टोर रही है दैट इज़ 1016808, ये प्रिंट हुआ, क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। देखो कॉमन सेंस की बात है ये कि हमने जितना भी अभी तक फंक्शन पढ़ा है उस सभी में फंक्शन का यूज़ ही यही है कि हम फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, और बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें कुछ एक रिज़ल्ट मिलेगा, उस रिज़ल्ट को हमें वापस रिटर्न कराना होता है। कहाँ पे रिटर्न कराना होता है, जहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, जहाँ से हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा जो रिटर्न का स्टेटमेंट है ये दो तरह का होता है। पॉइंट नंबर 1, फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और दूसरा फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, ये तो आपका अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। अब ये वैल्यू जो है वो वैल्यू किस तरह से रिटर्न करेगा वो हम अभी देखेंगे। और दूसरा जो है फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, इसके बारे में सुन लीजिए कि ये फंक्शन का वो पार्ट है जिसमें हम रिटर्न का यूज़ नहीं करते। दैट इज़ फंक्शन में हम कुछ इस तरह से कोड करेंगे कि वो फंक्शन ऑटोमेटिकली ही कुछ प्रिंट करवा देगा, यानी कि हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
रिटर्न करके किसी दूसरे वेरिएबल में हमें वैल्यू एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को इन शॉर्ट पढ़ेंगे हम। सी द वैल्यू बीइंग रिटर्न कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह से कोई लिटरल हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि रिटर्न स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिटरल भी रिटर्न हो सकता है, एक्सप्रेशन भी रिटर्न हो सकता है, यहाँ तक कि इस तरह से जो आप देख रहे हो कि कंप्लीट एक्सप्रेशन को भी रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। ये एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक कि अब आप लोग कैपेबल हो कि समझ पाए होंगे। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। लुक एट द कोड विच इज़ रिटन हियर। दिस कोड लिखा है, द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स a function execution even if it is in the middle of the function। ये एक क्वालिटी है, इस क्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, DEF चेक एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है, तो फंक्शन हेडर ये रहा, और आप देख रहे हो कल वाली बात, इंडेंटेशन यहाँ से यहाँ तक का स्पेस, ये स्पेस, ठीक, और ये स्पेस। तो क्या शो हो रहा है इससे शो हो रहा है कि इस फंक्शन की जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक है। आई थिंक अंडरस्टूड है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है चेक -15। अभी चेक -15 क्या कर रहा है? चेक -15 ही वो कोड है जिसके थ्रू ये जो आपका फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ पे -15 जब है तो ये पास होगा इस एक ही प्लेस पे। ठीक है, नाउ सी a इज इक्वल टू maths.fabs। अब ये देख लो, स्टार्टिंग वाली बात आ गई, ये मॉड्यूल है और ये फंक्शन है, ऑलरेडी प्री रिटन फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है fabs, ठीक। और इसके थ्रू यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जो कि a में असाइन होगी, और वो a की वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न आ गया बीच में। अब जहाँ पे ये रिटर्न आएगा वहीं पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाएगा, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। अब प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, वैल्यू को रिटर्न कर दिया जाएगा। किसे रिटर्न कर दिया जाएगा? जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, दैट इज हियर। क्लियर? ये जो लिखा हुआ है प्रिंट ए, ये प्रिंट ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट ऑलरेडी अपीयर हो गया। जब एक बार रिटर्न स्टेटमेंट किसी फंक्शन में अपीयर हो जाएगा, इंटरप्रेटर उसको रीड कर लेगा, तो उसके आगे इंटरप्रेटर उस फंक्शन की बॉडी के अंदर भी जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रिटर्न का मीनिंग बस हमारा कोड यहीं तक है। क्लियर? इससे आगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? तो रिटर्न स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि वो फंक्शंस जो कि रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ ही नहीं करेंगे, जिसे हम वाइड फंक्शन बोलते हैं। डायरेक्ट इस लाइन पे आइए आप। The function that perform some action or do some work but do not return any computed value और final value, जो कि कोई final value compute नहीं करते हैं, और जब कोई फाइनल वैल्यू कंप्यूट नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न, तो फिर वो अपने कॉलर को उस वैल्यू को रिटर्न भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वाइड फंक्शन बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। रिटर्न विदाउट एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन, ओके, लुक एट हेयर। ये आपका वाइड फंक्शन हो गया, ये भी वाइड फंक्शन हो गया। ये दोनों वाइड फंक्शन है, रिटर्न का यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, तो ये भी प्रिंट कर देगा और ये भी प्रिंट कर देगा अपने कॉलर को, यानी कि जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया वहाँ पे इन्हें कुछ रिटर्न नहीं करना है। अब इसको देखते हैं, वाइड फंक्शन विद अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे भी अनदर वाइड फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इस रिटर्न स्टेटमेंट का वर्क क्या है? कोई वर्क नहीं है। इट विल सिंपली, ये जो फंक्शन है, इट विल सिंपली एग्जीक्यूट दिस लाइन एंड दिस लाइन एज वेल, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका तो आउटपुट हमें मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा। और उस आउटपुट में क्या होगा? ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न का क्या यूज़ रहेगा? अब इन सच केस here also, in such case this return statements returns a value which value is known as none. See here, the void function do not, this one, the void function do not return a value but they return a legal empty value of Python, none. ये एक legal empty value है। Every void function returns value none to its caller. So if we need arises, so if need arises, you can assign this return value somewhere or as per your need. Otherwise कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसका एक कोड है, उस कोड को देख लीजिए आप एंड दैट विल बी इनफ फॉर टुडे आई थिंक। सी, look at here code 1 और ये उसका आउटपुट है। रेप्लिकेट प्रिंट, कोड 1 जब एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा, कमांड दे रखी है प्रिंट की, दिस वन, ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंट हो रहा है, क्लियर है? अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए आप, तो ये आपका प्रिंट हुआ डॉलर्स। ये डॉलर्स क्यों प्रिंट हुए? स्टार्टिंग से चलते हैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, प्रिंट रेप्लिकेट। अब जैसे ही हमने रेप्लिकेट यानी कॉल किया तो एग्जीक्यूशन कहाँ पे जाएगा? एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन पे, और ये एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रिंट, तो इसीलिए ये प्रिंट के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट था वो एग्जीक्यूट हुआ और प्रिंट हो गया। अब भाई एक कॉमन सेंस की बात है कि फंक्शन को जहाँ से कॉल किया जाएगा वो फंक्शन वापस वहीं पे रिपोर्ट करेगा, दैट्स इट। तो अब ये रेप्लिकेट वाला फंक्शन कहाँ पे? अब हमारा जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन वापस कहाँ पे आएगा? इसको प्रिंट करने के बाद एग्जीक्यूशन वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब वापस आ रहा है तो कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन मिला कि प्रिंट करना है, सॉरी इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शन मिला कि प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है? रेप्लिकेट वाले फंक्शन में जो भी वैल्यू रही हो, लेकिन रेप्लिकेट वाला जो फंक्शन था वो कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा था। तो जब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट क्या करेगा? दैट इज द वैल्यू नन, बिकॉज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग नन, ओके, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटेड। नाउ सी द सेकंड वन। अब यहाँ इस कोड की बात करते हैं। इस कोड में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो प्रिंट रेप्लिकेट वन, अब एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया हमारे पास। अब एग्जीक्यूशन जैसे ही यहाँ पे आया, इन्होंने क्या कहा? रिटर्न दिस वन। अब ये जो रिटर्न कर रहे हैं हम, सिंस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, तो अब ये रिटर्न की हुई वैल्यू यहाँ आ रही है, ठीक है। तो डॉलर्स की जो सिंबल हैं, अब ये सिंबल्स यहाँ पे आए। अब ये सिंबल्स को ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें सिर्फ डॉलर के सिंबल्स मिल रहे हैं और यहाँ पे डॉलर के सिंबल के साथ में नन भी अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट वन इज a solved question, and you people will simply practice this question
अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप बताएंगे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला एक पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज़ दिस लाइन। ठीक है, तो इसको देखिएगा, सोचिएगा कैसे हो रहा है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम किस तरह से स्कोप्स का यूज़ करते हैं। दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्कोप। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।